दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से या फिर संगठन से। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, नवीन लोक प्रशासन से। दोस्तों, 1968 के मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के पश्चात लोक प्रशासन के क्षेत्र में नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ है और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। 1971 में फ्रैंक मेरिनी के द्वारा संपादित एक पुस्तक को नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो-ब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता मिली। तो याद रखिएगा, 1968 का मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो सही उत्तर प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, 1968 में संपन्न हुए मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में 4 मौलिक उद्देश्य निर्धारित किए गए थे: प्रासंगिकता, मान्यताएं या सामाजिक मूल्य, समता और परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबद्ध है किससे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है। लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्य दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं नवीन लोक प्रशासन मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिगत वृद्धि, वैयक्तिक गरिमा आदि का समर्थन करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य तटस्थता को अस्वीकार करता है। ये नागरिक सहभागिता, अधिकारी तंत्र पर नियंत्रण और नौकरशाही के उत्तरदायित्व का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की नहीं है। स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण या विनौकरशाहीकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन सी राजनीतिकरण। दोस्तों, राजनीतिकरण नव लोक प्रबंध की विशेषता नहीं है। इसके अंतर्गत राज्य की भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कुशलता और मितव्ययिता नव लोक प्रबंध का सार है, इसलिए संस्थाओं की कार्यप्रणाली में स्वायत्तता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है। यानी 3 कथन सही हैं, 1 सही नहीं है। केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, सही है, क्योंकि निर्णय एक बार ले लिया जाता है और उसी की मान्यता होती है। और तीसरा है कि ये कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये सही नहीं है। और ये मानव और पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी जो है, ये केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सही नहीं है। अन्य विकल्प आपके केंद्रीकरण के गुणों से संबंधित है। दोस्तों, कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन का गुण है। संघात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के साथ कार्यपालिका की तीसरी पंक्ति का विकास दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। ऑप्शन है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक दृष्टिकोण और दोहरी भूमिका दृष्टिकोण। तो सही उत्तर मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। सिद्धांतवादी दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। इसके अंतर्गत संगठनों की कार्यक्षमता और प्रभावोत्पादकता पर बल दिया जाता है।
और आप जानते भी हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली को शक्ति संपन्न बनाकर इन उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में ये आवश्यक है कि निर्णयकारी और परिवर्तनकारी सत्ताओं के द्वारा लोगों को शक्ति प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, आपको बताना है। देखिए, लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, सूचना क्रांति, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग या सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने। तो सही उत्तर दोस्तों, नियंत्रण के क्षेत्र को सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसहमति ने प्रभावित नहीं किया है। आधुनिक समय में नियंत्रण के क्षेत्र की समूची धारा में परिवर्तन हो चुका है। प्रशासन में विशेषज्ञों का महत्व बढ़ा है। सूचना क्षेत्र में क्रांति और प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र के विषय में अभी जो है विद्वानों में मतभेद बने हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के कौन समर्थक थे? मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए और बी में कोई नहीं, या दोनों ही ए और बी? तो सही उत्तर ए और बी दोनों, यानी मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक थे। पथ गोल थियरी जो है, पाथ गोल थियरी, ये नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत है। इसके प्रारंभिक प्रतिपादक रॉबर्ट जे हाउस हैं, लेकिन बाद में इसे हाउस और मिचेल के द्वारा विकसित किया गया। ये विचारधारा अंगहीयों स्टेट नेतृत्व अध्ययन और प्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत से प्रेरित है। पथ लक्ष्य विचारधारा का इस बात पर बल देता है कि नेता अधीनस्थों को पथ लक्ष्यों तथा आवश्यकता संतुष्टि के प्रति उनके अवबोध को प्रभावित कर संगठनात्मक प्रभावशीलता को अनुकूलतम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन हैं पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. ट्रेलर, मैकग्रेगर या फिर एस.ई. फाइनर। तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सही उत्तर एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन बी। दोस्तों, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, यानी अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न एक कथन है कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर इसके जो कथन है ये एल डी वाइट से संबंधित है। आप जान लीजिए कि एप्पले वाइट, मैकफरलैंड, एल डी वाइट, चेस्टर बर्नार्ड, मार्शल ई डिमार्क, अलेक्जेंडर लाइन, जेम्स डी मूने आदि विद्वान मनोबल के प्रमुख व्याख्याकार हैं। अब देखिए, एल डी वाइट ने मनोबल को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अंतर्निहित संपत्ति माना है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है, और इन गुणों में निश्चय, आत्मविश्वास, उत्साह, साहस शामिल है। और इससे स्पष्ट है कि मनोबल संगठन में लोक सेवक की मानसिक स्थिति है। ये संगठन की जीवनी शक्ति है। यह एक आंतरिक गुण है। यह व्यक्तियों तथा समूहों की मानसिक अभिवृत्तियों में निवास करती है और ये किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक समूह के सदस्यों की निरंतर लगन के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता है। अगला प्रश्न है कि स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना ये स्टाफ या सहायक एजेंसी का कार्य है। स्टाफ एजेंसी मुख्य कार्यपालिका के सहायक के रूप में कार्य करती है। इसका कार्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। मूने ने स्टाफ अभिकरण के कार्यों के 3 पहलू माने हैं: सूचना संबंधी, परामर्श संबंधी और पर्यवेक्षण संबंधी। स्टाफ एजेंसी सूत्र एजेंसी को प्रशासन के प्रत्येक कार्य में संबंध में अपनी राय देती है। इससे निर्णय लेने में सुविधा होती है और उनके द्वारा दिए गए परामर्श को मानना या न मानना सूत्र अभिकरण पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सत्ता सहमति मॉडल की रचना किसने की है? मेयो ने, विलियम जी स्कॉट ने, हर्बर्ट साइमन या बर्नार्ड ने?
तो सही उत्तर चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन डी। सत्ता के सहमति मॉडल की रचना चेस्टर बर्नार्ड ने की है। चेस्टर बर्नार्ड को लोक प्रशासन में समाज व्यवस्था सिद्धांत का आध्यात्मिक पिता और व्यवहारवादी आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन सहयोगशील प्रणाली है। सहयोग प्रयोजनों या सहयोग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की आवश्यकताओं में उत्पन्न होता है, जिससे वह अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। इसके परिणामस्वरूप संगठन अन्य व्यक्तियों का सहयोग लेता है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन के 3 तत्व संचार, सहयोग की भावना और उभयनिष्ठ प्रयोजन हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हूवर कमीशन या हूवर आयोग से संबंधित है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? प्रयोजन, प्रक्रिया, व्यक्ति या स्थान। तो सही उत्तर प्रयोजन, ऑप्शन ए। हूवर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी। लूथर गुलिक ने संगठनों की स्थापना के लिए आधार संबंधी एक सूत्र का निर्माण किया, जिसे 4P के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रत्येक P एक अलग आधार बताता है। प्रथम P का अर्थ पर्पज, दूसरे का प्रोसेस, तीसरे का पर्सन और चौथे का प्लेस या स्थान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सूत्र अभिकरण, स्टाफ अभिकरण, सहायक अभिकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सूत्र अभिकरण, यानी दोस्तों लाइन एजेंसी। सूत्र अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार होता है। संगठन का प्राथमिक कार्य सूत्र अभिकरण के द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके हाथ में शक्ति होती है, जिनके आधार पर ये निर्णय ले सकती हैं और आज्ञाएं प्रसारित कर सकते हैं। व्हाइट के अनुसार, LD व्हाइट का कहना है कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित रहती है जिनके लिए शासन स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? ऑप्शन है राल्फ एशेटन, LD व्हाइट, हर्बर्ट मॉरिसन या गोरवाला। तो सही उत्तर LD व्हाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी की प्रमुख खोज है। वास्तविक रूप में लोक निगम का जन्म 1926 में स्थापित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की स्थापना के साथ हुआ था और लोक निगम अपने गठन और कार्य आदि की दृष्टि से सरकारी विभागों के समान होते हैं। इस संदर्भ में LD व्हाइट ने कहा है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्य पद्धतियों या किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसका आधार जो है इनपुट आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है, यानी आगत और निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति ये संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। आमंड और पावेल के द्वारा प्रस्तुत संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आगत और निर्गत कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल का सुधार करके विशेष कार्य के लिए विशिष्ट संरचना की उपयोगिता को इस उपागम में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? देखिए ऑप्शन है, यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, ये वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है, हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो ऑप्शन डी आपका हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दोस्तों, हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते। वे मध्य वर्ग से नौकरशाही के लिए ऐसे लोगों का चयन का समर्थन करते हैं जो योग्य हैं। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी राजा के स्तंभ हैं और हीगल के अनुसार नौकरशाही के लिए ज्ञान और योग्यता की प्रामाणिकता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका कौन सी है? ऑप्शन है राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, और देखिए सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण या सहभागितापूर्ण प्रबंध। तो सही उत्तर है लॉ एंड ऑर्डर। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास संबंधी और उन्नति संबंधी कार्यों के लिए
विधि और व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। देखिए, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। लोक निगम प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करने की चेष्टा करता है और आधुनिक युग में लोक निगमों का जन्म राज्य द्वारा आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा आर्थिक कार्यों को व्यापारिक ढंग से करना है और ये सरकारी व्यवस्था में निजी उद्योगों की खूबियों को लाने और जनहित के लिए उसका लाभ उठाने का सुंदर प्रयास है। इसकी खास बात यह है कि इसमें स्वतंत्रतापूर्वक कार्य किया जा सकता है, साथ ही इसमें लचीलापन, व्यापारिक क्षमता और नए परीक्षण का अधिक अवसर रहता है। अगला प्रश्न है, देखिए IIPA के बारे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस वर्ष हुई है इसको भी जानना जरूरी है। ऑप्शन है गोरवाला रिपोर्ट, संथानम रिपोर्ट, एपिलबी रिपोर्ट या आयंगर रिपोर्ट। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, एपिलबी रिपोर्ट। दोस्तों, वर्ष याद रखिएगा 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान डीन पॉल एपेलबी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं भारत सरकार को सौंपी। उनकी अनुशंसा के अनुसार 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भारत में लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था, सरकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना था। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के स्थापना की अनुशंसा की थी? तो आप जानते हैं पॉल एच एपेलबी रिपोर्ट ने। दोस्तों, पॉल एच एपेलबी ने भारतीय प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश की और इसके आधार पर 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई और 1955 में इसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री या मुख्यमंत्री? तो सही उत्तर जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का कर्तव्य होता है। जिलाधीश के अन्य कर्तव्य हैं पुलिस और जेलों का पर्यवेक्षण, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पद का पर्यवेक्षण, दंड प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड के अंतर्गत मामलों की सुनवाई। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिले के संसद का सदस्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी। जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है और उस सामर्थ्य में पुलिस के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान होता है और वह उसकी दक्षता, अनुशासन और कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डलहौजी, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स या रिपन? तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, वारेन हेस्टिंग्स। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था और भारत में जिला प्रशासन ब्रिटिश राज की देन है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया और लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है वह विदेशी शासन की एक स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है
तो ये आप जानते हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी छात्र जानते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं चयनित, उनका प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में होता है और इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय एकेडमी मसूरी उत्तराखंड में है। भारत में लोक सेवाओं के अन्य प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान आप देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईएएस के लिए भर्ती एजेंसी कौन सी है? तो आप जानते हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के योग्य उम्मीदवारों का चयन, प्रशिक्षण, अनुशासन और पदोन्नत संबंधी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में स्टेट या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो आप जानते हैं हैदराबाद में है और 1947 में स्थापित प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में है। इस संस्थान में सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदाधिकारियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का जो नामकरण है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई है और इस बाद में इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कर दिया गया और 1975 में इसे हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, लाइन एजेंसी या सूत्र एजेंसी का कार्य क्या है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइन एजेंसी का कार्य क्या है? ऑप्शन है सेवा करना, कार्यान्वित करना, प्रशिक्षित करना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर लाइन एजेंसी का कार्य कार्यान्वित करना है। दोस्तों, मूने और रेले ने सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत किया है। लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक या क्रियात्मक इकाई कहा है। संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है और स्टाफ एजेंसी या सहायक अभिकरण इसकी सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, बाहर से भर्ती होती है कैसी? नकारात्मक, सकारात्मक, प्रत्यक्ष या पदोन्नति भर्ती? तो सही उत्तर बाहर से भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती होती है। दोस्तों, बाहर से भर्ती को प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहा जाता है। भर्ती की ये विधि लोकतंत्र के अनुरूप है क्योंकि इसमें सभी योग्य व्यक्ति सार्वजनिक सेवा के लिए चयन के लिए समान अवसर पाते हैं। इससे चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है, इसलिए देश के लिए योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं नई दिल्ली में। IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों या विश्वविद्यालयों में शिक्षणरत व्यक्तियों के लिए संचालित किया जाता है और सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकारों के उप सचिवों और अवर सचिवों की श्रेणी के कर्मचारी इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है बजट पास कराना, कानून लागू कराना, चुनाव लड़ना या अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने में सहायता करना। तो याद रखिएगा, कानून लागू करना सिविल सेवक का मुख्य कार्य है।
राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, न ही चुनाव लड़ सकता है। सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होना सिविल सेवक के लिए आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जो विधि के अनुरूप दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, कानपुर, शिमला या सहारनपुर? तो सही उत्तर सहारनपुर। दोस्तों, भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस अधिनियम पारित हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन तब प्रारंभ हुआ। भारत में डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लीजिए कि डलहौजी के समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाड़े के बीच 34 किलोमीटर दूरी में प्रथम रेल चलाई गई थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 के लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और 1922 से इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर साथ ही साथ सिविल परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या मंत्रिमंडल सचिवालय? तो सही उत्तर है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग या CPWD भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है, जबकि नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय स्टाफ अभिकरण का उदाहरण है। मंत्रिमंडल समितियां, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो भी भारत में स्टाफ या सहायक एजेंसी हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है। प्रोफेसर रंगराजन, श्री धर्मवीर, न्यायमूर्ति सरकारिया या बीरप्पा मोइली? तो सही उत्तर M बीरप्पा मोइली। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 15 रिपोर्ट दी हैं। इन 15 रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिए हैं और उनके सिफारिशों को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा में से किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? भारतीय पुलिस सेवा किस विभाग या मंत्रालय के अधीन आती है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, कानून मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के? तो सही उत्तर गृह मंत्रालय के। भारतीय पुलिस सेवा या इंडियन पुलिस सर्विस भारत सरकार के गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यह एक अखिल भारतीय सेवा है और भारत में कुल 3 अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय नियंत्रण प्राधिकारी है। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन या शासन में नैतिकता? तो सही उत्तर शासन में नैतिकता। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन की नैतिकता से संबंधित है। पहला प्रतिवेदन सूचना का अधिकार, सुशासन की मास्टर कुंजी और अंतिम 15वीं रिपोर्ट राज्य और जिला प्रशासन से संबंधित है। चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद या तानाशाही की संज्ञा दी है? तो सही उत्तर लॉर्ड हेवार्ड ने। दोस्तों, लॉर्ड हेवार्ड ने 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द न्यू डिस्पोटिज्म यानी नवीन निरंकुशता में नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। लॉर्ड हेवार्ड 7 जनवरी 1870 से 5 मई 1943 इनका जीवन काल रहा है। यूनाइटेड किंगडम के एक न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ थे। उनकी किताब यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक तथा राजनीतिक तूफान का कारण बनी और अत्यधिक विवादास्पद रही। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी सही है।
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद नहीं बल्कि बड़ौदा है, बड़ौदा। और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलन आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।